नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे। सर, आपका बहुत स्वागत है। और जब पूरी दुनिया में युद्ध है तो हम भारतीय एकदम बिल्कुल त्योहारों के मौसम में त्योहारों का आनंद ले रहे थे, होली मना रहे थे। होली मनाने के दौरान ही बिहार की सियासत तेज हो गई जी। और जिस मुख्यमंत्री को कुर्सी कुमार कहा जाता था, जो मुख्यमंत्री साल में 3-4 लोगों को राज्यसभा भेजा करता था, वो मुख्यमंत्री ये कहते हुए राज्यसभा जा रहा है कि मुझे राज्यसभा जाने की इच्छा थी और मैं जा रहा हूँ। जी। बिहार में जो कुछ भी हुआ उसे कोई ऑपरेशन लोटस कह रहा है, कोई बिहार में बीजेपी का सपना कह रहा है, अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। कोई मोदी और नीतीश के वो द्वंद्व की कहानी का अंत बता रहा है। अलग अलग किस्से चल रहे हैं, लेकिन बिहार में जो कुछ भी हुआ है सर, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार में जो सरकार की कमान है वो भाजपा के हाथ में आएगी, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश पहले भी स्पष्ट कर चुके थे कि वो उच्च सदन जाना चाहते हैं और ऐसा उन्होंने पहले भी बयान दिया है। अगर आप उनके पुराने बयानों पर गौर करेंगे तो वो ठीक है कि राज्यसभा जाने का अवसर उनके पास अब आया है। नीतीश ये जानते हैं कि वो अगर पिछले चुनाव की अगर हम देखें तो पिछले जो चुनाव कोरोना काल में बिहार में हुआ था, उस समय नीतीश की पार्टी को इतने वोट नहीं थे, इतनी सीटें नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बन सके नीतीश। बीजेपी ने उनको सीएम बनाया। और इस बार का जो चुनाव था, बीजेपी ने अपने तमाम पार्टी के राज्य के नेताओं के मतों को दरकिनार कर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। नीतीश कुमार को नेता घोषित किया और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया, जबकि उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही थी। सार्वजनिक मंचों पर भी इस तरीके के कई वीडियो सामने आए, जिससे सवाल उठा कि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति क्या ठीक नहीं है। हालांकि जेडीयू की तरफ से, नीतीश की तरफ से बार बार ये संकेत दिए गए कि सब कुछ ठीक है और जनता ने जो बम्पर मतदान किया नीतीश के नेतृत्व में, नीतीश की नीतियों को लेकर, वो दिखाता है कि वो एक छत्र राज करते हैं बिहार के मतदाताओं के हृदय पर, क्योंकि हर वर्ग का वोट उनको मिला है और इतना प्रचंड जो बहुमत है वो एनडीए को तो मिला ही, जेडीयू को भी अच्छी खासी सीटें मिली, जेडीयू को भी अच्छी खासे वोट मिले। तो नीतीश का नेतृत्व ने कमाल तो किया है और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भी नीतीश कुमार बिहार में सर्वमान्य नेता हैं। उनका मुख्यमंत्री पद कोई छोड़ता है तो लोग दूसरे के लिए खुशी मनाते हैं। वहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर उनको बने रहने के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जेडीयू कार्यालय में टूट फूट हो गई, तो दिखाता है कि लोग चाहते हैं कि वो बिहार में मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को कि वो काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि एक अभिभावक के तौर पर वो वहाँ बैठे रहें। तो अगर वो पटना में रहें या दिल्ली में रहें, नीतीश की जो स्वीकार्यता है, नीतीश की जो लोकप्रियता है, वो खत्म होने वाली नहीं है। नीतीश ने पिछले 15-20 वर्षों में बिहार को जो आगे बढ़ाया है, जिस प्रकार की बिहार की जंगल राज की छवि थी, उस छवि से बाहर निकाला है। बिहार में महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है वो अपने आप में अभूतपूर्व है और यही वो कारण है कि नीतीश से सीएम की कुर्सी ली जा सकती है, लेकिन नीतीश ने जो बिहार के लिए किया है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ना मतदाता भुला सकते हैं, ना इतिहास भुला सकता है, ना ही नीतीश के अगर नीतीश वापस फिर कभी आना चाहें मुख्यमंत्री की पद की कुर्सी पर, तो मतदाता उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे और उनको और चाहे बीजेपी अभी चाह रही है कि ठीक है हमारा मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन बीजेपी को भी तब नीतीश को कुर्सी सौंपनी पड़ सकती है, क्योंकि नीतीश की जो अपील इतनी ज़्यादा है मतदाताओं पर कि उनको इग्नोर करके नहीं चला जा सकता। और अब वो जब मुख्यमंत्री पद से हटने जा रहे हैं, जैसा कि सामने आ रहा है, क्योंकि राज्यसभा का नामांकन भर दिया उन्होंने, तो अगर वो मुख्यमंत्री पद से हटने जा रहे हैं तो भी वो मतदाताओं के हृदय पर वैसे ही राज करेंगे। ये बात बीजेपी जानती है। आपने मेरे को वो फोटो भी दिखाया था जब अमित शाह उनके सामने बिल्कुल सर झुकाकर खड़े थे। कोई एक फोटो ऐसा और हो जो नरेंद्र मोदी के अलावा किसी के सामने अमित शाह ने ऐसे सर झुकाया हो, शायद ऐसा फोटो होगा नहीं कोई।
ये दिखाता है कि, और अमित शाह ने बकायदा बाइट दिया, उन्होंने कि बेदाग छवि रही है जी उन्होंने बिहार को कहां से कहां पहुंचाया, और वो दिखता है जी, वो दिखता है कि बिहार को उन्होंने कहां से कहां लाके खड़ा किया। और ये वही अमित शाह हैं जो कि जब नीतीश साथ नहीं थे तो तमाम तरह के घोटालों के आरोप लगाते थे कि सुशासन बाबू अब कुशासन बाबू हुए हैं, तमाम तरह की बातें कही जाती थी, लेकिन अब फिर से दोस्त हैं तो आप उसके बड़ाई ही करेंगे। लेकिन अमित शाह ने जो संकेत दिया है, वो संदेश है बहुत बड़ा कि बीजेपी उस व्यक्ति का सम्मान कर रही है, और अब शायद उस व्यक्ति के कद जैसा तो नहीं हो सकता, राजनीतिक कद जैसा, लेकिन उस छवि जैसा, उस सामाजिक समीकरणों जैसा कोई नाम शायद आगे लाया जाएगा। वो नाम क्या होगा, उसके लिए अटकलें तमाम आप जानते ही कि चल रही हैं, 4-5 नाम हवा में हैं, लेकिन बीजेपी में जैसी परंपरा रही कि चौंकाने वाला नाम आ जा सकता है जो अप्रत्याशित होता है, लेकिन बिहार में अप्रत्याशित करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सामाजिक समीकरण वहाँ के, और खासतौर पर प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति वहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी भी बिहार में बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत सुधार करने की जरूरत है, और वो वही कर सकता है जिसके पास प्रशासनिक अनुभव हो। नया व्यक्ति सीखने में समय लगा देगा, बिहार के पास समय गंवाने का समय नहीं है। एक और चीज है कि अगर आज के डेट में बीजेपी को बहुमत साबित करना हो जी, तो वैसा दबंग नेता बिहार में कौन है जो अपने दम पे बहुमत साबित कर दे? जी, बहुमत साबित तो वहीं के नेता को करना पड़ेगा, यहाँ से अमित शाह तो जाएंगे नहीं कराने के लिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो समाज को साथ लेकर चल सकता हो, सभी सर्व समाज को साथ लेकर चल सकता हो, जिसके एक फोन को विपक्षी दल वाले भी उठा लें, ऐसा व्यक्ति कोई, और जिस पे नीतीश कुमार का भी भरोसा हो। बिल्कुल। और अगर आप ये जितनी भी आपने जो पैमाने बताए हैं उसमें तो एक सम्राट चौधरी ही शायद खरे उतरते हैं, तो हो सकता है। लेकिन सवाल वो नहीं है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, सवाल ये है कि इतनी जल्दी क्यों? जिस नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह से सवाल पूछा गया था कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, तो अमित शाह ने कहा था कि जो भी हो, सरकार एक व्यक्ति नहीं चलाता है, सरकार बहुत सारे लोग चलाते हैं, और इसलिए इस तरह की बातें करना सही नहीं है। और दूसरा चीज उन्होंने ये भी कहा था उस दौरान कि चेहरा है, आगे कौन बनेगा वो अलग बात है, लेकिन चेहरा है और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और जब इन चीजों पर बवाल हुआ तब जाके 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया गया, नरेंद्र मोदी ने साथ में गमछा लहराना शुरू किया, और एक अलग नतीजे सामने आए। तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? अभी तो 5 दिन पहले लोग कह रहे हैं कि अमित शाह भले ही घुसपैठियों के बहाने सीमांचल में उन्होंने मीटिंग की, लेकिन मामला यही था कि नीतीश कुमार को अब कैसे यहाँ से साइड किया जाए। जी, देखिए, ऐसा लगता है कि नीतीश भी बात को समझ रहे हैं, और अनुभवी राजनेता हैं, उनको पता है कि मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत होती है, जिस सक्रियता की जरूरत होती है, शायद स्वास्थ्य कारण उतनी उनको इजाज़त नहीं दे रहे हैं। और जब आप एक किसी गठबंधन में पार्टनर होते हैं और पार्टी के प्रमुख होते हैं, तो आप चर्चा भी करते हैं, गठबंधन के नेताओं से भी करते हैं, और बार बार जिस तरीके से नीतीश कह रहे थे प्रधानमंत्री को सार्वजनिक मंचों पर कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हमसे गलती हो गया, अब हम आपके साथ रहेंगे, तो वो एक ऐसी अवस्था में है जहाँ पे उनको ये देखना है कि ये पार्टी जो है जेडीयू, ये कैसे कायम रहेगी, ये कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति ही हमेशा बना रहेगा, ऐसा होता नहीं है। तो उनके समक्ष ये स्थिति है, इस स्थिति में है आज वो कि वो जब वो विचार करें कि मेरे बाद मेरी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे विचार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसमें भी संशय ही है। जी, सही बात है। तो ये और उसमें हो सकता है कि उनके जो कोर ग्रुप के जो नेता हैं उन्होंने भी उनको सलाह दी हो कि आपके बेटे की छवि भी अच्छी है, आपके बेटे में जनता आपको ही देखती है, सही समय पर उसकी पार्टी में एंट्री करा दी जाए, उसको अनुभव दिया जाए ताकि आगे चलकर वो नेतृत्व कर सकें। और हालांकि इससे अगर हम देखें तो नीतीश जिस तरीके से आरजेडी के परिवारवाद पर प्रहार करते थे, उनका वो प्रहार कमजोर होगा, लेकिन जनता चाहती है, यहाँ पर देखिए नीतीश नहीं चाह रहे हैं कि मेरा बेटा आ जाए, और नीतीश अपने बेटे को अगर लाना चाहते तो शायद बहुत पहले ले आते। यहाँ जनता की तरफ से मांग उठ रही है, पार्टी की तरफ से मांग उठ रही है कि आप उनको लेकर आएं, कि पार्टी एकजुट रहे। पार्टी का नेतृत्व अगर नीतीश या उनके परिजन उनके बेटा करेगा तो शायद पार्टी एकजुटता के साथ आगे बढ़ पाएगी, और वही अपील उस नेतृत्व की रहेगी जनता के बीच में। तो इसलिए उनके बेटे की पार्टी में एंट्री हो सकती है। हो सकता है कि आज उनको कोई मंत्री पद दिया जाए, डिप्टी सीएम दिया जाए, ताकि वो अनुभव हासिल करें, बाद में उनको नेतृत्व दिया जाए। तो ऐसी कोई डील हुई हो सकती है। और मुझे इस बात पे भी संशय है कि नीतीश अगर मुख्यमंत्री पद छोड़कर आ रहे हैं तो केंद्र में उनको जैसा बताया जा रहा है कि उनको यह मंत्रालय मिलेगा, वो मंत्रालय मिलेगा,
शायद उनके कद का मंत्रालय तो नहीं है। हाँ, उनके कद का मंत्रालय की बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस बात पे भी संशय है कि उनको मंत्री पद मिलेगा। वो मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य कारणों से वो पद छोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री पद। और क्योंकि कैबिनेट मंत्री खाली पद शपथ लेकर घर बैठना नहीं होता या खाली आप ऑफिस में बैठे ऐसा नहीं होता, उसके लिए तमाम उसमें भी काम करने पड़ते हैं, दौड़ना पड़ता है देश भर में, आप केंद्र के मंत्री होते हैं। तो शायद वो मंत्री भी ना बने, वो अपने अपनी पार्टी के लिए, अपने बेटे के लिए वो डील करके कि ठीक है उनको पार्टी में लाया जाए, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, पार्टी हमारी आगे बढ़े। कुछ हो सकता है कि उनके पार्टी से एक आध मंत्री और बन जाएं। नीतीश एक मार्गदर्शक की भूमिका में, एक अभिभावक की भूमिका में बने रहेंगे, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि नई सरकार को मेरा मार्गदर्शन रहेगा, नई सरकार पे पटना में मेरी नजर बनी रहेगी। अपने विधायकों से भी उन्होंने कहा जी जी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अब वो मार्गदर्शक की भूमिका में आ रहे हैं, जहां उनके लिए पद कोई महत्व नहीं रखता है। ये ठीक है कि वो एक सदन की सदस्यता हासिल करना उनके मन में था। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने जब संसदीय जीवन की शुरुआत की तो मेरा मन था कि मैं बिहार के भी दोनों विधानमंडलों और संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। तो एक जो उनकी इच्छा रह गई थी वो पूरी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक बीजेपी और एनडीए के बीच में सोच समझ के ये फैसला हुआ है। और अमित शाह ने जिस सम्मान के साथ सहर्ष स्वीकार किया कि आप राज्यसभा सांसद बन रहे हैं, हम आपका भी ध्यान रखेंगे, आपकी पार्टी का भी ध्यान रखेंगे। और बीजेपी रख रही है। एकनाथ शिंदे को देख लीजिए आप, उन लोग भले ही ऑपरेशन लोटस फलाना डिकाना कहें, लेकिन शिवसेना का साथ बीजेपी ने दिया है। आज पार्टी सिंबल है उनके पास। तमाम जो नगर निकाय हैं वहां पर मेयर, डिप्टी मेयर हैं शिवसेना के, क्या नहीं आज एकनाथ शिंदे के पास। तो अगर आप साथ देते हैं, साथ बने रहते हैं, तो साथ लेकर चलते भी हैं वो लोग सामने हैं। और एक चीज निशांत को लेकर कही जा रही है, उनका आज एंट्री भी हो जाएगा, वो पार्टी में एंट्री कर रहे हैं। पार्टी नेताओं के साथ उन्होंने शनिवार को बैठक भी कर ली थी। लेकिन निशांत के बारे में अब परिवारवाद की बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार का ये यूएसपी था, वो जीते जी या फिर कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाना। लेकिन आज जैसा कि आपने भी बताया कि पार्टी की मजबूरी है कि उन्हें लाना पड़ रहा है, और निशांत भी इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको दबाव में आना पड़ रहा है। लेकिन निशांत को लेकर जो बातें कही जा रही है, नीतीश कुमार ने वो सुख और वो तमाम सुविधाएं, एक मुख्यमंत्री के नाते जो सुविधाएं मिल सकती है उनके बेटे को, वैसा कभी निशांत को नहीं मिला है। जानकारी जिस तरीके से रेल मंत्री रहते हुए निशांत का टिकट कंफर्म नहीं होता था तो निशांत जनरल से जाते थे, लेकिन अपने पिता को फोन नहीं करते थे। तो उस तरह की चीजें हैं निशांत के साथ। लेकिन सर अगर देखा जाए तो ये मामला तो चल ही रहा था, रातों रात गवर्नर भी कई राज्यों के बदल दिए गए। पश्चिम बंगाल के गवर्नर बदल दिए गए। RN रवि जो तमिलनाडु में थे उनको पश्चिम बंगाल में लाया गया। दिल्ली के LG को बदल दिया गया। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बदल दिया गया। मतलब अचानक ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्या कोई बड़ा निर्णय लेने की स्थिति में है नरेंद्र मोदी इस वक्त, क्योंकि कैबिनेट दिल्ली में होना है? जी देखिए, अभी क्या है कि हम देख रहे हैं कि जो मोदी जी का थर्ड टर्म है उसकी दूसरी वर्षगांठ आने जा रही है। तो प्रधानमंत्री जब वर्षगांठ आती है सरकार की तो उससे पहले रिव्यू करना शुरू करते हैं, मंत्रियों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड देखना शुरू करते हैं। और तमाम जो राज्यों के राज्यपाल हैं उनके भी, क्योंकि कार्यकाल भी कईयों के खत्म हो चुके होते हैं, वो विस्तार में चल रहे होते हैं, तो वो सब भी देखना होता है। दूसरा, अभी अगर हम देखें खासतौर पर जो चुनावी राज्यों की बात कर लें, जैसे पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, यहाँ पर जो नए राज्यपाल आए हैं, देखिए पश्चिम बंगाल में एक तो जो राज्यपाल है उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। दूसरी बात यह है कि हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में हाल में कुछ घटनाएं हुई जहां पर केंद्रीय एजेंसियों और राज्य की एजेंसियों की भिड़ंत हुई, मामला कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट ने भी डांट लगाई पश्चिम बंगाल की सरकार को। तो और दूसरी बात क्या है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के अभी हमने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए निकले, कितनी बड़ी संख्या में SIR की कार्रवाई के दौरान उनके नाम काटे गए, जो मतदाता वैध तरीके से नहीं बने थे। अब आप देखिए कि वहां पर पश्चिम बंगाल की अगर चुनावी राजनीति का इतिहास देखें हाल के वर्षों का, खासतौर पर की राजनीतिक हिंसा होती है। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति की वहां पर जरूरत थी जो कि खासतौर पर पुलिस सेवा का या खुफिया सेवा का अनुभव भी रखता हो और प्रशासनिक कार्यों में दक्ष हो। वो अगर वहां पर वैसा व्यक्ति राज्यपाल रहता है तो आप देखेंगे कि उसमें एक तो पहली बात है कि चुनाव के दौरान सतत राज्य के दौरे की जरूरत पड़ेगी राज्यपाल को, कि कहां पर जो कहीं कोई हिंसा हो रही है या कहीं पे कोई अवैध तरीके से वोटिंग हो रही है, कहीं पे फर्जी मतदान हो रहा है, तमाम तरह की जो ऐसी कार्रवाइयां होती हैं उस पर निगरानी, उस पर तुरंत एक्शन, ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी, जो इसलिए RN रवि को वहां पर लाया गया है।
आर.एन. रवि एक सख्त अफसर रहे हैं, तो देखना होगा कि चुनावी बेला में वो कैसे जो इस तरीके की कार्रवाइयां होती हैं उसको उससे कैसे निपटते हैं। तमिलनाडु में बहुत अच्छे तरीके से काम किया उन्होंने। और खासतौर पर अगर हम देखें तमिलनाडु में जो गवर्नर गए हैं, तमिलनाडु में भी अब जिस तरीके की हाँ आर्लेकर भी अगर हम देखें तो वो केरल के साथ अतिरिक्त प्रभार उनको मिला। हाँ, तो वो अभी वैसे गोवा के रहने वाले हैं और वो भी सुलझे हुए और संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले नेता हैं। हालांकि केरल में उनका साथ कुछ विवाद भी हुए, क्योंकि उन्होंने केरल राजभवन में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए इसमें भारत माता के चित्र को लेकर वहाँ की सरकार ने आपत्ति की कि ये जो चित्र है ये तो संघ की बैठकों में लगाया जाता है, ये आधिकारिक चित्र नहीं है। इस तरीके के विवाद सामने आए थे, लेकिन उन्होंने केरल के राज्यपाल रहते हुए भी सक्रिय तरीके से राजभवन, जिसको कि अब लोक भवन नाम दे दिया गया, वहाँ पर तमाम तरीके की सम्मेलन वो आयोजित करते रहे, जिसमें कि सेना के शौर्य गाथा से लेकर तमाम जो हमारे सांस्कृतिक इतिहास है, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, उससे संदर्भित बहुत सारी सम्मेलन उन्होंने किए हैं। बिहार में तो उन्होंने सरकार बनवा दी दोबारा बीजेपी की। जी, तो और ये अब वहाँ पर गए हैं, तमिलनाडु गए हैं, तो तमिलनाडु में भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहने वाला है। एक सुलझे हुए नेता हैं और खासतौर पर मुख्यमंत्री और वहाँ पर राज्यपाल के बीच जो तनाव था शायद अब वो खत्म हो सके। ऐसे ही अगर हम देखें जो बिहार को रिटायर्ड सैनिक की कैसे जरूरत होगी? देखिए बिहार को रिटायर्ड सैनिक, एक तो क्या है कि आप देखिए कि अल्पसंख्यक वहाँ पे वर्ग से राज्यपाल थे, तो अल्पसंख्यक वर्ग से उनको रिप्लेस किया है, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। और खासतौर पर आप देखिए कि राज्यपालों की जब भी नियुक्ति होती है तो आप देखेंगे कि सिर्फ पॉलिटिकल लोगों की नियुक्ति नहीं होती है, चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र में शीर्ष पद पर रहे व्यक्ति हों, सेना से जुड़े व्यक्ति रहे हों, या प्रशासनिक कार्यों में शीर्ष पदों पर रहे व्यक्ति हों, ऐसे लोगों की नियुक्ति होती है ताकि समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। तो अब ठीक है कि बिहार में एक सैनिक आ गए हैं जो सेना की पृष्ठभूमि से हैं, राज्यपाल वो आ गए, तो मुझे लगता है कि खासतौर पर सीमांचल जो कि ऐसा मुद्दा है जहाँ पे कि घुसपैठ होती है, जहाँ पर कि अगर हम देखें कि जो वहाँ पर जनसंख्या का जो अनुपात है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो वो ऐसे राज्यपाल की इस समय वहाँ पर सख्त आवश्यकता थी। और बिहार में अब चूंकि एक और फिर से नई सरकार बनने जा रही है, तो देखना होगा कि कैसे नए राज्यपाल और नए मुख्यमंत्री के बीच सामंजस्य बनता है और आगे बढ़ती है चीजें। बिल्कुल। दिल्ली कुछ कहेंगे? हाँ, दिल्ली में तो देखिए तरनजीत सिंह संधू, क्योंकि वो जब आए राजनीति में, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, अमृतसर से पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, अमृतसर में उनका घर भी है, अमृतसर के में वो अमृतसर की सेवा करना चाहते हैं क्योंकि उनके परिवार का इतिहास रहा है वहाँ पर तमाम तरह के प्रकल्पों में के माध्यम से सेवा करने का। तो उनको अमृतसर उन्होंने संसदीय सीट चुनी थी, लेकिन ठीक है वो वहाँ पर बीजेपी का उतना आधार नहीं था उस समय और नहीं जीत पाए, पंजाब में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था बीजेपी का, तो अमृतसर में वो चुनाव हार गए थे। लेकिन उसके बाद से उनको तमाम जो कुछ जो कामकाज होते थे, खासतौर पे सरकारी प्रतिनिधिमंडल, हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जो प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजे गए थे उसमें भी एक प्रतिनिधिमंडल में तरनजीत सिंह संधू भी थे। तो उनकी जो खासतौर पर उनकी जो कूटनीतिक दक्षता है उसका उपयोग सरकार कर रही थी और अब उनको दिल्ली में उपराज्यपाल बनाया गया है। वो एक अच्छे अफसर रहे हैं, तो दिल्ली में नई सरकार का मार्गदर्शन करेंगे। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली में क्योंकि सिखों की बहुलता है और ऐसे में पंजाब को संदेश देना है। जी, पंजाब को भी संदेश देना है और उपराज्यपाल यहाँ पर आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि एक मैसेज पंजाब चुनाव की दृष्टि से भी गया है। बिल्कुल। तो ये था चाय पर समीक्षा कार्यक्रम, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।